न्यूट्रलाइज्ड अप्रोच दे रहा हूं। कोई ओल्ड पेंशन स्कीम को अच्छा बता रहा होगा, कोई न्यू पेंशन स्कीम को अच्छा बता रहा होगा, क्योंकि उनका अपना एक पॉलिटिकल व्यू है। आप समझिए, अगर मैं ओल्ड पेंशन स्कीम को जस्टिफाई करता हूं तो मुझे कांग्रेस का आदमी या कांग्रेस का एक इन्फ्लुएंसर कह दिया जाएगा, और अगर मैं न्यू पेंशन स्कीम को जस्टिफाई करता हूं तो मुझे बीजेपी का एक स्पोक्स पर्सन कह दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी रूलिंग स्टेट से अलग, अब जहां पर भी कांग्रेस ने दोबारा सरकार बनाई है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, यहां पर उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा मुद्दा सरकार के बीच बना हुआ है, या नेताओं के बीच बना हुआ है, अपनी सरकार को वापस लाने के लिए। जहां बीजेपी एक तरफ ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम के फायदे गिनवाने से नहीं रुकती, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे अपने चुनावी रणनीति और घोषणा पत्र में इंक्लूड करके राज्यों में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कर्मचारी अभी भी ये चाहते हैं कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम में ही वापस जाए, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, क्योंकि वहां पर एक बेसिक इनकम उनकी शुरू हो जाती है रिटायरमेंट के बाद। एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से जो पेंशन स्कीम है और न्यू पेंशन स्कीम है वो किस तरीके से कितनी अलग है, और क्या सही मायने में ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाना चाहिए या न्यू पेंशन स्कीम अच्छी है। आसान भाषा में बता देता हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि जितनी भी बेसिक सैलरी होती थी, उस बेसिक सैलरी का 50% रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को मिल जाता था। घर बैठे आराम से उसका खर्च चल जाता था, उसका घर चल जाता था। मान लीजिए किसी की 50,000 रुपये तनख्वाह है, तो उसके 50% 25,000 रुपये रिटायरमेंट के बाद हर महीने उसे मिल जाते थे, और इसमें उसे अपनी पूरी लाइफ किसी भी तरीके के कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं थी। कोई कंट्रीब्यूशन उसे नहीं देना था, कोई भी पैसा नहीं कटवाना था अपनी सैलरी से जब वो काम कर रहा था। ये है ओल्ड पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम क्या है, एनपीएस क्या है? एनपीएस ओएसिस प्रोजेक्ट 1998 का ही एक, हम कहें कि आगे का वर्जन है। ओएसिस प्रोजेक्ट था ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। इसके बाद 2004 में इसे लागू कर दिया गया। इस एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में क्या है, इसमें कर्मचारी को अपना 10% कंट्रीब्यूशन देना होता है, सैलरी का 10% पैसा कटाना होता है। मान लीजिए उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 10,000 रुपए वो कटवाएगा। इतने ही पैसे सरकार देगी, 10,000 से 14,000 के बीच में, और ये उसका लगभग 20-24 हजार रुपए बैठ जाता है। और इस 20,000 रुपए को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। उस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न आएगा? रिटायरमेंट के बाद हर महीने उसे उतनी ही पेंशन मिलेगी। आपकी जो पैसा है, जो 10% पैसा आपने कटाया है और जो सरकार ने आपको इसके साथ मिला कर दिया है, उसमें शेयर मार्केट का रिस्क हमेशा रहता है। दूसरा, जो पैसा आपने दिया है वो पैसा आपका हमेशा के लिए लॉक हो जाता है और उसे निकालना आसान नहीं है। बीजेपी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कुछ भी बता रही हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। नियम, शर्तें और कानून इस पर बहुत ज्यादा है कि 50% पैसा तब निकाल सकते हैं, अगर आपको ये जरूरत हो तो तब इतना निकाल सकते हैं। मतलब आपका पैसा है और आपको ही सोचना है कि वो कब किस तरीके से निकालना है, और वो भी इतना आसान नहीं है। बेशक से सरकारें कोई भी फायदा गिनवा रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ दूसरा पहलू भी है जो ओल्ड पेंशन स्कीम का है। हिमाचल प्रदेश ने अभी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है, लेकिन अंडर द टेबल उसने ये कहा है कि हमारे ऊपर इतना बोझ है कि हम इसके लिए 3% वैट पेट्रोल डीजल पर बढ़ा रहे हैं। बात लगातार ये बोझ बढ़ रहा है। जहां 2021-22 में 3,99,000 करोड़ रुपए इस फंड के लिए एलोकेट किए जाते थे, अब जैसे पंजाब, इसने छत्तीसगढ़ ने, राजस्थान ने, हिमाचल प्रदेश ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है, तो अब इससे ये बोझ बढ़कर 4,18,000 करोड़ का हो गया है। मतलब 16% इंक्रीज हुआ है इसमें। आरबीआई ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दे दी हैं, साफ कह दिया है कि अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम पर जाएंगे तो आप दिवालिया घोषित होने वाले हैं। 10 साल में आपका हाल पाकिस्तान जैसे देशों का
जैसा हो जाएगा और लगातार भुखमरी बढ़ेगी। होता क्या है कि मान लीजिए हम किसी भी राज्य का खर्चा 100 रुपए मानकर चलते हैं और अगर वो राज्य 120 रुपए खर्च करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो ये कहते हैं कि 20 रुपए तक हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा होगा तो हम इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। एक डेटा ये कहता है कि लगभग स्टेट्स जो हैं अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम में अपनी 25% ऑफ द स्टेट जीडीपी को खर्च कर रहे थे। अब न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई, लेकिन अब वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम को पॉलिटिक्स का मुद्दा बनाकर दोबारा से इसे लागू किया जा रहा है। हर स्टेट में इसे लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले फ्री बाई इस पर बात कर चुका है कि यह देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या ये सब पिक्चर का दूसरा हिस्सा है तो ये ठीक है, या फिर वो न्यू पेंशन स्कीम वाला जो सरकार हमें दिखा रही है, क्या ये ठीक है कि किसी भी व्यक्ति से आप उसकी पूरी जिंदगी 10% उसकी सैलरी का ले, फिर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, जितना पैसा रिटर्न होकर आए उसका कुछ हिस्सा उसे दे दे और सरकार भी उससे कमाए। लेकिन अगर शेयर मार्केट कल को डाउन होती है या कल को आप ही फ्लक्चुएट करते हैं, आपके पास एक डेटा होगा कि इस साल मेरे कितने कर्मचारी रिटायर होंगे, अगले साल मेरे कर्मचारी कितने रिटायर होंगे, तो और इस महीने में कितने कर्मचारी रिटायर होंगे हर साल में, तो आप क्या करेंगे? तो क्या आप ऐसा नहीं होता कि शेयर मार्केट को उन महीनों में फ्लक्चुएट कर देंगे, उन महीनों में नीचे लेकर जाएंगे और लोगों की पेंशन को कम कर देंगे, क्योंकि एक बार जो पेंशन बन गई बन गई, या फिर हर महीने से उसको इतना ही ना बढ़ाया जाए कि वो एक सुटेबल इनकम बन जाए उसके लिए। तो ये दिक्कतें हैं। सरकार उस चीज को भी फ्लक्चुएट कर सकती है। और जहां पर बात ओल्ड पेंशन स्कीम की है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम पर इतना ज्यादा बोझ राज्यों पर पड़ता है कि सरकार के लिए उसे सहन कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। यहां पर आरबीआई ने क्लियर कट स्टेटमेंट दे दी है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाया गया तो राज्यों के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या इसका कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता? और क्या सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से ही राज्य दिवालिया घोषित होने वाले हैं? क्या जो बड़े बड़े कॉमनवेल्थ जैसे स्कैम हुए थे या उसके बाद भी जो स्कैम हो रहे हैं, जो नेताओं के घर, बड़े बड़े अफसरों के घर करोड़ों रुपए मिलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? सवाल ये भी उठने चाहिए कि नेता जो दो दो पेंशन लेता है, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या नेता जो दो दो सैलरी लेते हैं, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं इसके हक में नहीं हूं। मैं आपको एक न्यूट्रलाइज्ड अप्रोच दे रहा हूं। कोई ओल्ड पेंशन स्कीम को अच्छा बता रहा होगा, कोई न्यू पेंशन स्कीम को अच्छा बता रहा होगा, क्योंकि उनका अपना एक पॉलिटिकल व्यू है। आप समझिए, अगर मैं ओल्ड पेंशन स्कीम को जस्टिफाई करता हूं तो मुझे कांग्रेस का आदमी या कांग्रेस का एक इन्फ्लुएंसर कह दिया जाएगा, और अगर मैं न्यू पेंशन स्कीम को जस्टिफाई करता हूं तो मुझे बीजेपी का एक स्पोक्स पर्सन कह दिया जाएगा। लेकिन क्या इन दोनों में से कोई भी ठीक है? क्योंकि ये तो देखो डेटा है, डेटा क्लियर है कि अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करते हैं तो देश पर बोझ बढ़ता है। लेकिन क्या बोझ उन चीजों से नहीं पड़ता कि नेताओं को दो दो सैलरी मिलती है, दो दो पेंशन मिलती है, उन्हें वो फैसिलिटीज मिलती है जो आज जिनका कोई भी मतलब नहीं है। आपको 1,000 रुपए में किसी भी मोबाइल नेटवर्क का कोई भी प्लान मिल जाएगा, 1500 में मिल जाएगा, और नेताओं को इसके 5-5, 10-10 हजार रुपए महीना मिलते हैं। तो क्या उससे कोई बोझ नहीं पड़ता? इस अप्रोच की तरफ ही जा रहे हैं कि देश पर बोझ लगातार बढ़ रहा है और उसे कम करना है, तो सरकारी कर्मचारी या किसी भी कर्मचारी का ही बोझ क्यों कम करें? हम वो बोझ क्यों कम नहीं करते जब नेताओं की सैलरी से देश पर बोझ पड़ता है? हम वो क्यों नहीं कम करते? क्यों एक ऐसा कानून नहीं लेकर आते कि जब बड़े बड़े घोटाले होते हैं तो उनमें 1-1, 2-2 साल की जेल में ही नेता छूट जाते हैं और जो करोड़ों रुपया खाया हुआ होता है वो कभी रिकवर ही नहीं होता? क्यों हम इन चीजों पर बात नहीं करते? क्या आपको नहीं लगता कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम के अलावा इन चीजों पर भी बात होनी चाहिए? और मेरा ये मानना है कि इसके लिए बीच का रास्ता हो सकता है कि आप कंट्रीब्यूशन तो लें एम्प्लॉय से अगर आप लेना चाहते हैं, लेकिन उसको शेयर मार्केट का रिस्क न दिखाएं, क्योंकि बेचारा एम्प्लॉय के पास सिर्फ एक ही चीज होती है पूरी जिंदगी में, वो एक नौकरी करता है और उससे कुछ पैसा अगर वो जोड़ता है और अगर उसे पता लगता है कि शेयर मार्केट में रिस्क है, उसका पैसा डूब सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो वो इससे डरने वाला
है और डरना लाजमी भी है, क्योंकि उसे पता है कि उसके बाद उसको घर चलाने वाला कोई नहीं है। उसके बुढ़ापे में अगर कोई उसका सहारा बनेगा तो वो कुछ पैसे की जो उसने बचाए हैं वो बनने वाले हैं उसकी बीमारी में, उसकी ज़रूरतों में, उसके खाने में, उसके रहने सहने में। इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए, इन चीज़ों पर सवाल उठने चाहिए, ताकि हम एक ऐसे डिसीजन पर पहुंचे जो सही मायने में जो देश के लिए भी ठीक हो और एम्प्लॉयज के लिए भी ठीक हो। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।